नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों, आप सभी का हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। मैं डॉक्टर विनी शर्मा आपके सामने राजनीतिक सिद्धांत एक परिचय का यह दूसरा वीडियो लेकर आई हूं, जिसमें विद्यार्थियों हम पढ़ेंगे राजनीतिक सिद्धांत में हम क्या पढ़ते हैं। इससे पहले वाले वीडियो में मैंने आपको ये समझाने का प्रयास किया था कि राजनीतिक सिद्धांत का निर्माण कैसे होता है, जिसमें हमने बात की थी राजनीतिक दर्शन और राजनीति विज्ञान की। राजनीति विज्ञान में जिस प्रकार से तथ्यों का और आंकड़ों का संकलन किया जाता है और राजनीतिक दर्शन में जिस प्रकार से विचारों का आना और विचारों का संकलन होता है और वह किस रूप में काय रूप में परिणित होता है और तथ्यों को एकत्रित करके काय रूप में परिणित होकर के तथ्यों को जब एकत्रित किया जाता है तो वह सिद्धांत का रूप ले लेता है। हम यह जानने का प्रयास करेंगे आज कि राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत हम पढ़ते क्या क्या है या राजनीतिक सिद्धांत के अंतर्गत आता क्या क्या है। तो यदि हम अपने आसपास देखें और चारों तरफ अगर अपनी दृष्टि दौड़ाएं तो हमें क्या दिखाई देगा? हमें दिखाई देगा आंदोलन, विकास और परिवर्तन। आंदोलन, विकास और परिवर्तन। लेकिन ये किन सिद्धांतों के आधार पर आंदोलन होते हैं, किन सिद्धांतों के ऊपर विकास होता है, किन सिद्धांतों के आधार पर परिवर्तन होता है, यह भी हमें मालूम करना होगा। लेकिन यदि हम गहराई से गौर करें तो हमें क्या दिखेगा? हमें दिखाई देगा निश्चित मूल्य, यानी कि परफेक्ट वैल्यूज, परफेक्ट थ्योरीज जो जनता को प्रोत्साहित करती हैं और नीतियों को निर्देशित करती हैं। ये जो वैल्यूज हैं और ये जो थ्योरीज हैं, ये जनता को उत्साहित करती हैं, विकास के कार्यों में अग्रसर करती हैं और आंदोलनों के माध्यम से वह अपने जनता के प्रति या जनता के हितों के प्रति नीतियों का निर्माण करवाती हैं और समाज में, देश में, राज्य में परिवर्तन भी लेकर आती हैं। विद्यार्थियों, लोकतंत्र, स्वतंत्रता, समानता ऐसे ही आदर्श सिद्धांत हैं जिनके आधार पर व्यक्ति विकास करता है, व्यक्ति के साथ व्यक्ति समूह भी विकास करता है, राज्य विकास करता है, देश विकास करता है, राष्ट्र विकास करता है और इस प्रकार से दिन प्रतिदिन इन सिद्धांतों के आधार पर हमारा व्यक्तित्व उभरता है, व्यक्तित्व निखरता है और हमारा विकास होता है। विभिन्न देश ऐसे मूल्यों को अपने संविधान में प्रतिस्थापित कर उनकी हिफाजत करने का प्रयास करते हैं। विभिन्न देश जो है विश्व में विभिन्न देशों के माध्यम से इन मूल्यों को स्वीकार किया जाता है और स्थापित किया जाता है और इन्हीं के माध्यम से विकास कार्य किया जाता है। अमेरिकी और भारतीय संविधानों में इसको समाहित किया गया है। हालांकि इन संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति रातों रात ही नहीं हुई है कि अचानक से संवैधानिक दस्तावेजों की उत्पत्ति हो गई या सिद्धांतों की उत्पत्ति हो गई। इनका निर्माण उन विचारों से होता है, उन सिद्धांतों से होता है जिन पर हम बात कर सकते हैं कौटिल्य की, अरस्तु की, जॉन जॉक रूसो की, कार्ल मार्क्स की, गांधी जी की, अंबेडकर की। इन सभी के मध्य आपस में संवाद हुआ, वाद विवाद हुआ और एक नए नए सिद्धांतों का रूपांतरण हुआ। बहुत पहले ईसा पूर्व 5वीं शताब्दी में प्लेटो, अरस्तु ने अपने विद्यार्थियों से विचार विमर्श किया और राजतंत्र और लोकतंत्र में से कौन सा तंत्र बेहतर है, इन सभी पर उन्होंने आलोचना, प्रत्यालोचना, संवाद, वाद विवाद, इन सभी के आधार पर निष्कर्ष निकाले। आधुनिक काल में सबसे पहले रूसो ने सिद्ध किया कि स्वतंत्रता मानव मात्र का मौलिक अधिकार है। माने मूल अधिकार के रूप में रूसो ने यह सिद्ध कर दिया कि स्वतंत्रता के बिना व्यक्ति अपने व्यक्तित्व का विकास नहीं कर सकता। कार्ल मार्क्स का तर्क लें तो समानता भी उतनी ही निर्णायक होती है कार्ल मार्क्स के अनुसार जितनी की स्वतंत्रता। जब स्वतंत्रता हमारे लिए जरूरी है तो समानता भी हमारे लिए उतनी ही जरूरी है। अपने देश में गांधी जी ने अपनी पुस्तक हिंद स्वराज्य में वास्तविक स्वतंत्रता और स्वराज्य के अर्थ की विवेचना की है। अम्बेडकर ने जोरदार तरीके से तर्क रखा कि अनुसूचित जातियों को अल्पसंख्यक माना जाना चाहिए और उन्हें विशेष संरक्षण मिलना चाहिए। इन विचारों ने भारतीय संविधान की प्रस्तावना में स्वतंत्रता और समानता को प्रतिष्ठित किया। भारतीय संविधान के अधिकार वाले अध्याय में किसी भी रूप में छुआछूत का निषेध किया गया, मतलब अछूतों का उद्धार की बात की गई और गांधी के सिद्धांतों को नीति निर्देशक तत्व में शामिल करने का प्रयास किया गया। राजनीतिक सिद्धांत
उन विचारों और नीतियों को व्यवस्थित रूप को प्रतिबंधित करता है विद्यार्थियों, जिनसे हमारे सामाजिक जीवन, सरकार और संविधान ने आकार ग्रहण किया है। मतलब राजनीतिक सिद्धांत हमारे लिए इतने जरूरी हैं कि इनके आधार पर विचार और नीतियों को बनाया गया, विचार आए और नीतियां बनाई गई, जिनके आधार पर हमारा पूरा सामाजिक जीवन विकसित हो पाया और सरकार और संविधान ने अपना एक नया रूप स्थापित किया। विद्यार्थियों, यह स्वतंत्रता, समानता, न्याय, लोकतंत्र और धर्मनिरपेक्षता जैसी अवधारणाओं का अर्थ स्पष्ट करता है। यह कानून का राज, अधिकारों का बंटवारा और न्यायिक पुनरावलोकन जैसी नीतियों की सार्थकता की जांच करता है। न्यायिक पुनरावलोकन, जैसा कि हमने पिछले पुस्तक में आपको बताया, जुडिशियल रिव्यू, जिसमें न्यायपालिका, विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा बनाए गए कानूनों की जांच परख कर सकती है, उनका मूल्यांकन कर सकती है, न्यायिक पुनरावलोकन के अंतर्गत आता है। यह इस काम को विभिन्न विचारकों द्वारा इन अवधारणाओं के बचाव में विकसित युक्तियों की जांच पड़ताल के जरिए करता है। हालांकि रूसो, मार्क्स या गांधी जी राजनेता नहीं बन पाए। मतलब रूसो, मार्क्स और गांधी कभी राजनेता के रूप में नहीं उभरे, लेकिन उनके विचारों ने हर जगह पीढ़ी दर पीढ़ी राजनेताओं को प्रभावित किया। और साथ ही विद्यार्थियों, ऐसे बहुत से समकालीन विचारक हैं जो अपने समय में लोकतंत्र या स्वतंत्रता के बचाव के लिए उनसे प्रेरणा लेते हैं। विभिन्न तर्कों की जांच पड़ताल के अलावा राजनीतिक सिद्धांतकार हमारे ताजा राजनीतिक अनुभवों की छानबीन भी करते हैं और भावी रुझानों तथा संभावनाओं को चिन्हित भी करते हैं। तो इस प्रकार से विद्यार्थियों, आप ये एक्टिविटी भी कर सकते हैं कि क्या आप पहचान सकते हैं कि नीचे दिए गए प्रत्येक कथन और स्थिति में कौन सा राजनीतिक सिद्धांत मूल्य प्रयोग में आया। जैसे मुझे विद्यालय में कौन सा विषय पढ़ना है, यह तय करना मेरा अधिकार होना चाहिए, तो मौलिक अधिकारों के अंतर्गत आता है, शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत आता है। छुआछूत की प्रथा का उन्मूलन कर दिया गया। कानून के समक्ष सभी भारतीय समान हैं। अल्पसंख्यक समुदाय के लोग अपनी पाठशालाएं और विद्यालय स्थापित कर सकते हैं। भारत की यात्रा पर आए हुए विदेशी भारतीय चुनाव में मतदान नहीं कर सकते। मीडिया या फिल्मों पर कोई सेंसरशिप नहीं होनी चाहिए। विद्यालय के वार्षिकोत्सव की योजना बनाते समय छात्र छात्राओं से सलाह लेनी चाहिए। गणतंत्र दिवस के समारोह में प्रत्येक को भाग लेना चाहिए। तो इस प्रकार से हम ये देख सकते हैं कि इन सभी वक्तव्यों में या इन सभी कथनों में कौन से सिद्धांतों का प्रयोग किया गया है, कौन से मूल्यों का प्रयोग किया गया है। इसी प्रकार से, लेकिन क्या यह सब हमारे लिए प्रासंगिक है? क्या अब हम स्वतंत्रता और लोकतंत्र प्राप्त नहीं कर चुके हैं? भारत सचमुच स्वायत्त और स्वतंत्र है। हालांकि स्वतंत्रता और समानता से संबंधित प्रश्नों का उठाना अभी बंद नहीं हुआ है। ऐसा इसलिए कि स्वतंत्रता, समानता, लोकतंत्र से संबंधित मुद्दे सामाजिक जीवन के अनेक मामलों में उठते रहे हैं और विभिन्न क्षेत्रों में अलग अलग रफ्तार से उनकी बढ़ोतरी भी हो रही है। क्योंकि हम देख सकते हैं कि आज भी जितनी जनता आज जागरूक होती जा रही है अपने अधिकारों के प्रति, उतने ही अधिकारों की मांग बढ़ती जा रही है और उनके जीवन जीने के तरीके और उनके व्यक्तित्व के विकास के मार्ग में आने वाली बाधाओं को दूर करने के लिए अधिकारों में बढ़ोतरी भी होती जा रही है। उदाहरण के लिए यदि हम देखें तो राजनीतिक क्षेत्र में समानता समान अधिकारों के रूप में बनी है, लेकिन यह आर्थिक और सामाजिक क्षेत्रों में उसी तरह नहीं है। लोगों के पास समान राजनीतिक अधिकार हो सकते हैं, लेकिन हो सकता है कि समाज में उनके साथ जाति या गरीबी के कारण अभी भी भेदभाव होता है। हमें सामाजिक समानता का अधिकार तो मिल चुका है, लेकिन क्या हम देख सकते हैं अपने चारों तरफ कि समाज में किस प्रकार से जाति के आधार पर और निर्धनता के आधार पर भेदभाव होता है। इसीलिए हमें अपने अधिकारों के लिए लड़ करके या अधिकारों को प्राप्त करने के लिए आंदोलन और अपनी मांगों को मनवाने के लिए इस प्रकार के आंदोलनों की आवश्यकता भी होती है, जिससे कि हम इस प्रकार के सिद्धांतों को, राजनीतिक सिद्धांतों को हम प्राप्त कर सकें। संभव है कि कुछ लोगों को समाज में विशेषाधिकार प्राप्त हो, वहीं कुछ दूसरे बुनियादी आवश्यकताओं तक से वंचित हों। कुछ लोग अपना मनचाहा लक्ष्य पाने में सक्षम हो, जबकि कई लोग भविष्य में
अच्छा रोजगार पाने के लिए जरूरी स्कूली पढ़ाई में भी अक्षम हो, उनके लिए स्वतंत्रता अभी भी दूर का सपना है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों, क्योंकि समाज में ऐसा हो सकता है कि किसी को विशेष अधिकार प्राप्त हो, जैसे कि स्त्रियों को विशेष अधिकार प्राप्त होते हैं प्रसूति अवस्था में, या SC ST OBC जो पिछड़ा वर्ग है उनको आरक्षण की व्यवस्था की गई है। और वहीं कुछ ऐसा भी हो सकता है कि इन सभी बुनियादी आवश्यकताओं, जिसमें कि रोटी, कपड़ा, मकान, स्वास्थ्य सेवाएं, मनोरंजन और शिक्षा, इन सब की आवश्यकताओं से या इन सभी चीजों से लोग वंचित हों, ऐसा भी हो सकता है। और कुछ लोग ऐसे हैं जो अपने लक्ष्य को पाने में सक्षम है, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो अपने लक्ष्यों को पाने में सक्षम भी नहीं हो पाते हैं, जिन्हें स्कूली शिक्षा भी पूरी तरह से नहीं मिल पाती है। तो इन सभी के लिए अधिकारों की आवश्यकता और इन सभी के लिए स्वतंत्रता अभी भी हम देख सकते हैं कि बहुत दूर है। इन सब चीजों से वो अभी अनभिज्ञ हैं, उनको ये सब चीजें अभी तक प्राप्त नहीं हो पाई हैं, ये अधिकार अभी तक प्राप्त नहीं हो पाए हैं। दूसरी ओर हम देखें तो हालांकि हमारे संविधान में स्वतंत्रता की गारंटी दी गई है, फिर भी हमें हरदम नई व्याख्याओं का सामना करना पड़ता है। कहने का तात्पर्य यह विद्यार्थियों, हमारा संविधान हमें स्वतंत्रता तो प्रदान करता है, लेकिन इनकी व्याख्याएं जो है या इनकी सीमाएं जो है, जिनकी हम बात करें अधिकारों की, स्वतंत्रता की, तो वो अलग अलग सीमाओं के आधार पर प्रतिबंधित इस प्रकार से कर दिया गया है कि हम पूरी तरह से उनका उपभोग भी नहीं कर पाते हैं। यह एक तरह से खेल खेलने जैसा लगता है। जैसे हम शतरंज या क्रिकेट खेलते हैं तो हम सीखते हैं कि उसके नियमों की व्याख्या कैसे करनी चाहिए। इस प्रक्रिया में हम खेल के नए व्यापक अर्थ खोज निकालते हैं। ठीक इसी प्रकार से नई परिस्थितियों के मद्देनजर संविधान में दिए गए मौलिक अधिकारों की निरंतर पुनर्व्याख्या की जा रही है। कहने का तात्पर्य यह विद्यार्थियों कि जिस प्रकार से एक खिलाड़ी जब खेल खेलता है, जैसे शतरंज का खेल हो, चाहे क्रिकेट का खेल हो, किसी भी प्रकृति का खेल हो, खेलते खेलते जब वह कि अपने नियमों और अपने खेलने के जो नियम हैं उनको अलग अलग प्रकार से व्याख्या करते हुए, अलग अलग प्रकार से उसमें तिकड़मबाजी लगाते हुए वह खेल को जीत लेता है। कहने का तात्पर्य यह है, इसी आधार पर ही संविधान में जो मौलिक अधिकार हमें दिए गए हैं, जो हमें मौलिक अधिकार, स्वतंत्रता, समानता, अधिकार, ये सब जो हमें दिए गए हैं, इनकी व्याख्या पुनः पुनः जब व्याख्या की जाती है तो निरंतर ही इसका अर्थ जो है भिन्न भिन्न निकलता रहता है। इसकी एक वानगी तो यह भी है विद्यार्थियों कि आजीविका के अधिकार को जीवन के अधिकार में शामिल करने के लिए अदालतों द्वारा उसकी पुनर्व्याख्या भी की गई है। सूचना के अधिकार की गारंटी एक नए कानून द्वारा की गई है। समाज बार बार नई चुनौतियों का सामना करता है, इस क्रम में नई व्याख्याएं पैदा होती रहती हैं और समय के साथ साथ संविधान में दिए गए मौलिक अधिकार में संशोधन भी हुए और इनका विस्तार भी हुआ। यद्यपि न्यायिक व्याख्याएं और सरकारी नीतियां नई समस्याओं का सामना करने के लिए बनाई जाती हैं। तीसरी बात आती है, जैसे जैसे हमारी दुनिया बदल रही है, हम आजादी पर संभावित खतरों के नए नए आयामों की खोज कर रहे हैं। उदाहरण के लिए हम देख सकते हैं कि वैश्विक संचार तकनीकी दुनिया भर में आदिवासी संस्कृति या जंगल की सुरक्षा के लिए सक्रिय कार्यकर्ताओं का एक दूसरे से तालमेल करना भी आसान बना रही है, पर इसने आतंकवादियों और अपराधियों को भी अपना नेटवर्क कायम करने की क्षमता भी प्रदान कर दी है। इसके अलावा विद्यार्थियों, भविष्य में इंटरनेट द्वारा व्यापार में बढ़ोतरी तय हो गई है और इसका अर्थ यह है कि वस्तुओं और सेवाओं की खरीद के लिए हम अपने बारे में जो सूचना ऑनलाइन दे रहे हैं उसकी सुरक्षा हो। और हम वर्तमान परिस्थितियों में भी देख सकते हैं कोविड-19 के तहत कि किस प्रकार से हम इन संचार तकनीकों का हम प्रयोग कर रहे हैं, इस टेक्नोलॉजी का हम प्रयोग कर रहे हैं, तो क्या हम उतने ही सुरक्षित हैं जितने कि पहले थे। तो इनकी सुरक्षा भी हमारे लिए अनिवार्य हो जाती है। तो ये भी हमारा एक मौलिक अधिकार बन जाता है कि हम जिस प्रकार से हम इंटरनेट का या नेटवर्क का जितना हम प्रयोग कर रहे हैं, हमारी सुरक्षा भी सरकार के माध्यम से उतनी ही ज्यादा जिम्मेदारी पूर्ण हो जाती है। इसलिए या हम कहें इंटरनेट जन, अंग्रेजी में इंटरनेट का इस्तेमाल करने वालों को नेटिजन कहा जाता है। सरकारी नियंत्रण नहीं चाहते, लेकिन वे भी व्यक्तिगत सुरक्षा और गोपनीयता बनाए रखने के लिए किसी न किसी प्रकार का नियमन जरूरी मानते हैं। विद्यार्थियों,
परिणाम स्वरूप ये प्रश्न भी उठाए जाते हैं कि इंटरनेट इस्तेमाल करने वाले लोगों की कितनी स्वतंत्रता दी जानी चाहिए। क्या आप किसी अजनबी को अवांछनीय ईमेल भेज सकते हैं? क्या आप चैट रूप में अपने उत्पाद का विज्ञापन कर सकते हैं? क्या सरकार आतंकवादियों को सुराग लगाने के लिए किसी के व्यक्तिगत ईमेल में ताक-झांक कर सकती है? कितना नियमन न्यायोचित है और किसको नियमन करना चाहिए? सरकार को यूं तो कुछ स्वतंत्र नियामकों सरकार को करना चाहिए या कुछ स्वतंत्र नियामकों को करना चाहिए। राजनीतिक सिद्धांत में इन प्रश्नों के संभावित उत्तरों के सिलसिले में हमारे सीखने के लिए बहुत कुछ है और इसलिए यह बेहद ही प्रासंगिक हो चुका है। देख सकते हैं विद्यार्थियों, प्राचीन यूनान के एथेंस नगर में सुकरात को सर्वाधिक विवेकशील व्यक्ति कहा जाता था। वह समाज, धर्म और राजनीति के बारे में प्रचलित मान्यताओं को सवालों के कटघरे में खड़ा करने और चुनौती देने के लिए प्रसिद्ध था। इसके लिए ही उसे एथेंस के शासकों द्वारा मृत्युदंड भी दे दिया गया। सुकरात के शिष्य प्लेटो ने उसके जीवन और विचारों के बारे में विस्तार से लिखा। प्लेटो ने अपनी पुस्तक द रिपब्लिक में सुकरात के नाम से एक चरित्र गढ़ा और उसके माध्यम से इस सवाल की जांच पड़ताल की कि न्याय क्या है। यह पुस्तक सुकरात और सेफलस के बीच एक संवाद से प्रारंभ होती है और इस संवाद के दौरान सेफलस और उसके मित्र समझने लगते हैं कि न्याय की उनकी दृष्टि अपर्याप्त है और उसे स्वीकार नहीं किया जा सकता। सुकरात के तरीके में महत्वपूर्ण बात यह है कि किसी दृष्टिकोण में निहित सीमाओं और असंगतियों को उजागर करने के लिए वह तर्क बुद्धि का प्रयोग करता है। उसकी विपक्षी आखिरकार स्वीकार कर लेते हैं कि उनके वे विचार जिनमें वे जीते थे चलने वाले बिल्कुल भी नहीं है। तो विद्यार्थियों, इससे हमें यह सीखने की आवश्यकता है, इससे हमें यह पता चलता है कि समाज में आ रहे विचार और हो रहे संवाद और विवादों के माध्यम से हमारे अधिकारों में निरंतर वृद्धि हुई है और हमारे अधिकारों के प्रति हम कितने सुरक्षित हैं, या हमारे अधिकार कितने सुरक्षित हैं राज्यों के द्वारा और शासकों के द्वारा, किन संस्थाओं के द्वारा इन सब चीजों का नियमन किया जाएगा, इन सभी के प्रति हमें जागरूक होने की आवश्यकता है और एक उत्कृष्ट तरीके से विचार मंथन की आवश्यकता है, एक उत्कृष्ट तरीके से संवाद की आवश्यकता है, तभी एक राजनीतिक सिद्धांत जो है बन करके आता है। इसके बाद विद्यार्थियों, हम नेक्स्ट वीडियो में हम यह पढ़ेंगे कि राजनीतिक सिद्धांतों को व्यवहार में किस प्रकार से उतारा जाता है। तब नेक्स्ट वीडियो तक के लिए हम आपसे विदा लेते हैं। धन्यवाद एंड नमस्कार।